हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2 है गति, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, न्यूमेरिकल्स जो भी है सब कराएंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको लगभग 20 तक सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप बताऊँगा। ठीक है ना, 20 क्या, मैं 30 तक बताऊँगा। ठीक है, लेकिन 20 तक लिखा हुआ रहेगा और 8-10 आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मैं बताऊंगा ना आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। देखिए तो करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो आपका है जड़त्व से। ठीक है, न्यूटन के गति का जो पहला नियम आपसे किससे रिलेटेड है, जड़त्व से। ठीक है, एक समझ लीजिए एक बात, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ये क्या है एक बार मैं तुरंत आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम ये है, न्यूटन ने अपने पहले नियम में बताया था कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में या समान वेग से गतिमान है, ठीक है, तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह है पहला नियम। पहला नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, यह है गति का पहला नियम और इसे ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाया गया द्रव्यमान है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, अरे सॉरी एक ये में कह सकते हैं कि द्वितीय नियम के हिसाब से ना आपका एक सूत्र बनता है F बराबर m है। ठीक है, यही आपका न्यूटन के गति का दूसरा नियम है ना, F बराबर m है। ठीक है, F आपका बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। ठीक है ना, ये है आपका। ठीक है, तो क्या द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात F प्रोपोर्शनल m है। ठीक है ना, ये हो गया, तो हो जाएगा आपका F बराबर के m है। k नियतांक है जहाँ, तो k का मान 1 है। ठीक है ना, यहाँ पे k का मान 1 है, तो आपका फाइनली जो आ गया वो F बराबर m में आ गया। ठीक है, ये गति का दूसरा नियम है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है ना। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी ये संवेग परिवर्तन की दर भी कहते हैं ना। संवेग परिवर्तन की दर को भी हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर और न्यूटन के गति का दूसरा नियम लगभग समान है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है हमें, अभी मैंने बल की परिभाषा यहाँ पे बताई थी, F बराबर m है। ये किस नियम से प्राप्त है, दूसरे नियम से। ठीक है ना, तो इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो गति का दूसरा नियम। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं। F बराबर m में न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे F बराबर m में मैंने निकाला था, किस नियम के आधार पर निकला था, द्वितीय नियम के आधार पर। ठीक है, तो इसका भी आपका आंसर गति का दूसरा नियम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। दूसरा नियम मैंने बता दिया, पहला नियम भी बता दिया, दूसरा नियम भी, और तीसरा नियम आपका ये है कि जब आप किसी वस्तु पे या किसी पे बल लगाते हैं ना, तो प्रतिक्रिया रूप में उतना ही बल आपके ऊपर लगाता है। जैसे आप धरती पे खड़े हैं ना, तो जितने वजन के साथ धरती पे बल लगा रहे हैं उतने ही वजन के साथ, उतने ही पावर के साथ धरती भी आपके ऊपर बल लगा रही है, इसीलिए आप खड़े हो जाते हैं।
ना नीचे जाते हैं ना ऊपर जाते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा भी आपने ज़्यादा बल लगाया या उसने ज़्यादा बल लगाया तो या तो आप नीचे धंस जाएंगे या वो आपको ऊपर ढकेल देगा, ठीक है। लेकिन जब समान बल रहता है इसीलिए हम धरती पे रहते हैं, धरती से ऊपर नहीं जाते हैं और ना ही नीचे जाते हैं जल्दी, ठीक है। यह है तीसरा नियम, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, तीसरे नियम को, ठीक है। तो तीनों नियम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है। अभी मैंने बताया था ना कि क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम है, ठीक है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि आप जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जितना बल लगाते हैं वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है, ठीक है ना। बात समझ में आया। जैसे हम धरती पे खड़े हैं, मैंने अभी आपको बताया कि धरती पे खड़े हैं तो हम ना धरती के नीचे जा रहे हैं ना धरती से ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना बल हम धरती के ऊपर लगा रहे हैं धरती भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगा रही है, ठीक है ना। अगर आप किसी वस्तु पे बल अधिक लगा देते हैं अगर, तो या तो आगे जाता है या पीछे जाता है ना। लेकिन दोनों तरफ से अगर समान बल लगेगा तो आप वहीं पे रह जाएंगे, मतलब नियत रहेगा, ठीक है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है ना। एक किसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? न्यूटन के तीसरे नियम को, ठीक है। ये हो गया। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक आपको पता है? आपको पता होना चाहिए कि त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए निम्नलिखित में से गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? ये तो आपको पता हो कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो वो होता है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है? आप बताएं, पृथ्वी किस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? आपको पता होना चाहिए, 9th और 10th का है ना। वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो पृथ्वी है ना वो अपनी ओर खींचती है वस्तु को, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। जैसे हम किसी क्या कहते हैं, किसी सामान को अगर ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, आसमान में उछालते हैं तो कुछ दूर ऊपर जाके वापस वो नीचे आने लगता है। वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि जब आप ज़्यादा वेग के साथ फेंकते हैं ना तो वेग ज़्यादा रहता है इसीलिए ऊपर जाता है। लेकिन जहाँ वेग उसका शून्य होगा तहाँ तुरंत पृथ्वी उसको अपने ओर खींच लेगी, ठीक है। यही बात है, कोई भी वस्तु आप फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। वही आसमान में अगर कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो वापस नीचे आती है ना। तो किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। अब देखिए चलती बस को अचानक से रोक दिया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। जब बस या गाड़ी चलती है मतलब स्पीड में या कैसे भी हल्की भी अगर चलेगी बस या कह लीजिए स्कॉर्पियो वगैरह, बाइक वगैरह, जो भी गाड़ी हो, अगर वो चलती है तो जैसे ही वो ब्रेक मारती है तैसे ही जो पैसेंजर बैठा रहता है वो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है ना। वो क्यों होता है आपको पता है? वो होता है जड़त्व के कारण, ठीक है। ये बात भी आप याद कर लें, है ना। ओके, किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे ही चैप्टर 3 है, ठीक है ना। मैंने गलती से चैप्टर 2 लिख दिया था। चैप्टर 2 मैंने करा दिया है, ये चैप्टर 3 है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? क्या आपको पता है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय वेग का सूत्र आपको पता है? कोणीय वेग का सूत्र, वेग का सूत्र पता है? वेग का सूत्र होता है आपका वेग बराबर विस्थापन बटा समय, है ना। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा
समय। तो कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा? कोणीय विस्थापन बटा समय। ठीक है, कोणीय लग गया तो इसके साथ भी हम कोणीय लगा देंगे। कोणीय समय, समय रहने दीजिए, समय के साथ कोणीय क्या लगेगा? कोणीय विस्थापन बटा में समय। ठीक है, यह है कोणीय वेग का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सूत्र है वो होगा रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है ना, याद कर लीजिए। कोणीय वेग का एसआई मात्रा क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का एसआई मात्रा क्या है? रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए यहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को किसी कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करती है। किसी वस्तु को किस कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करती है? तो आपको याद कर लीजिएगा कि अगर वो 45 डिग्री पे हो तो वो अधिकतम दूरी तय कर सकती है ना। याद कर लीजिए कि जब किसी वस्तु को हम 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करते हैं तो वो अधिकतम दूरी तय कर सकती है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका। चाल एक है, क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, क्या है? यह सदिश और अदिश दोनों है। बताएं आप। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? अदिश राशि का मतलब क्या होता है? पता है आपको? देखिए अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सदिश राशि का मतलब ये होता है कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो। ठीक है ना, मतलब परिमाण भी बताए और दिशा भी बताए। ठीक है, वो है हमारा सदिश राशि। अदिश राशि की जिसमें परिमाण ही हो, दिशा ना हो। ठीक है ना, केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो चाल में क्या दिशा होती है? अगर मैं कहूँ कि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, चाल से दौड़ रहा है, अगर ऐसा मैं बोलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि किस दिशा में दौड़ रहा है। क्या आपको पता चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये सदिश राशि नहीं है। जब सदिश राशि नहीं है तो ये क्या है? अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि का ये डेफिनेशन है, आपको याद कर लेना है ना। कोई दिक्कत? अब आइए आगे देखते हैं। कौन सा सूत्र रेखीय और कोणीय वेग के को दर्शाता है? इसमें से कौन सा सूत्र है जो रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध को दर्शाता है? v बराबर ओमेगा आर, v बराबर ओमेगा बटा आर, v बराबर आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो उसमें से ये वाला आपका राइट है ना। ये वाला v बराबर ओमेगा इंटू आर, ये याद कर लीजिए। ओमेगा का मान अगर दिया रहेगा और v का मान दिया रहेगा, आर पूछेगा तो इसी सूत्र से निकाल देंगे। ठीक है, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ये तो बहुत सी सिंपल है। वेग परिवर्तन की दर, अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी ये तो बाहर है। विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन छोड़िए, जड़त्व छोड़िए, आपका त्वरण है। क्योंकि वेग, आपको परिभाषा याद होगा कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ये क्लास 9th 8 में पढ़ाया गया है ना। तो ये मत कहिए कि ये नहीं पता है आपको। अगर नहीं पता है फिर भी तो आप इसे याद कर लें। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें, ज़्यादा इसमें कोई झंझट नहीं है ना। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। क्लियर? अब देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बताना है हमें। क्या? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला हमारा रेखीय संवेग संरक्षण, दूसरा है गति का प्रथम नियम। किस सिद्धांत पर हमारा जो रॉकेट है वो काम करता है, वो बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएं कमेंट में। रॉकेट सिद्धांत हो हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। रेखीय संवेग संरक्षण या सिर्फ संवेग संरक्षण, दोनों ही सही है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर है संवेग संरक्षण के नियम पर हमारा जो रॉकेट है वो काम करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 किलो, ये वस्तु यहाँ पे लिखना भूल गया हो ना, यहाँ पे वस्तु लिखा है। ठीक है, 1 किलो की वस्तु, 2 किलो की वस्तु, 3 किलो, 10 किलो की वस्तु में ये संवेग है। ठीक है ना, वस्तु का संवेग है। ठीक है, किस वस्तु का संवेग ज़्यादा है? तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जिसका वजन सबसे कम रहेगा उसी का संवेग सबसे ज़्यादा होगा। याद कर लीजिए। ठीक है, जिस वस्तु का वेट सबसे कम होगा उसी का संवेग जो होगा ना सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें से वेट सबसे कम इसका है 1 kg,
तो सबसे ज़्यादा संवेग इसी का होगा, ठीक है। तो ट्रिक लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है, इसके आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि मंदन क्या है ये बताना है आपका। मंदन क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या घर्षण बल है, कैसा है मंदन। तो आप याद कर ले कि मंदन जो है आपका ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है। याद कर लीजिए कि मंदन क्या है आपका, ऋणात्मक त्वरण है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आप क्या है आगे, एक समान वेग में वस्तु समान त्वरण से गति करती है, बिना बाहरी बल के गति करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है ना। एक समान वेग में वस्तु क्या करती है, क्या वो समान त्वरण के साथ गति करती है, समान वेग रहेगा तो क्या त्वरण भी समान रहेगा उसका, या फिर बिना बाहरी बल लगाए ही वो गति करती है, या वो समान समय में समान दूरी तय करती है अगर समान वेग है तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक है ना। क्योंकि समान वेग है तो समान वेग का मतलब है कि जो वस्तु है वो समान अंतराल में मतलब समान समय में समान दूरी तय करेगी, ठीक है। त्वरण उसका घट बढ़ सकता है, ठीक है ना, त्वरण घट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो तीसरा है, सी है, ठीक है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ना। अब देखिए हो गया, ठीक है ना। देखिए, एक समान वेग में वस्तु क्या करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है। अब देखिए, असमान वेग में वस्तु समान समय अंतराल पर समान वेग रहेगा तो वो समान समय अंतराल में मतलब इसके कहने का मतलब है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी, ठीक है ना। मतलब समय भी उसका नियत रहेगा, मतलब समान रहेगा, और दूरी भी उसकी समान रहेगी, ठीक है। और वहीं असमान वेग में वस्तु क्या करेगी, समान दूरी तय नहीं करती है, ठीक है। जब वेग समान रहेगा तभी वो समान दूरी तय करेगी, है ना। लेकिन जब वेग मतलब जितना वेग रहेगा उतना ही दूरी तय करेगी, कहने का मतलब ये है इसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर वेग असमान है तो समान दूरी नहीं तय करेगी, साधारण सी बात है, ठीक है। अब देखिए आगे आगे क्या है, औसत चाल को किस तरह परिभाषित किया जाता है, चाल बटा में समय, समय बटा में चाल, या कुल तय की गई दूरी बटा में समय। किससे जो है आपको परिभाषित किया जाता है, औसत चाल को किस तरह परिभाषित किया जाता है, चाल बटा समय, या समय बटा चाल, या कुल तय की गई दूरी बटा समय। आपका जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। अब आइए, अब देखिए, अब ये हमारा हो गया जो है सब कुछ, ठीक है ना। आप चलते हैं हम न्यूमेरिकल पे, ठीक है। आप किसको करेंगे, न्यूमेरिकल को, है ना। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है ना। यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे एक सूत्र आप याद कर ले कि जब भी यहाँ 10वें 11वें 12वें मतलब वे अगर लगाए, वे लगा के सेकंड पूछे, ठीक है ना, 10वें सेकंड में या 12वें सेकंड में या 15वें सेकंड में ऐसे अगर पूछे तो आपको एक सूत्र याद रखना है, कौन सा, कि S बराबर UT, सॉरी आपका है ये वाला नहीं है ना। S बराबर क्या है आपका, S बराबर है U प्लस हाफ 2T माइनस 1, ये सूत्र है, ठीक है ना। जब भी बोले कि 10वें सेकंड या 11वें सेकंड तो ये वाला सूत्र आपको ये करना है, ठीक है। समझ में आया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे u का मान क्या है, इस सवाल के हिसाब से u का मान क्या है, तो आपका u का मान है 0, क्योंकि वो विरामावस्था में है ना। तो जब विरामावस्था में वस्तु रहती है तो इसका मान 0 होता है, ठीक है।
तो आइए, 0 रहेगा तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये सूत्र थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ पे a भी रहेगा। ठीक है, 1/2a कोष्टक में 2t-1, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। तो a का मान क्या है हमारा, a का मान 10 है क्योंकि त्वरण भी है ना a। ठीक है, a का मान 10, 2 t का मान कितना है 10, त्वरण भी 10 है और t भी 10 है। ठीक है, -1। अब इसे सॉल्व कर दें अगर, तो ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट के कोष्टक में, 10 दूनी 20, 19, 9 5 45, 9 45 को 5 80 लगल 4, 5 एकम 5 4 9। ठीक है, आपका हो जाएगा 95 मीटर। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये सूत्र याद कर लीजिए। जब भी आपका 10वें सेकेंड, 11वें सेकेंड या 12वें सेकेंड ऐसा बोले, उस समय हमें यही सूत्र लगाना है। ठीक है ना, याद रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी बहुत कुछ बताना है इसमें, ठीक है ना, तो सुनते रहिए। कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण इतना है, 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, वही चीज़ बताना है। ठीक है, 1 मिनट। अरे यार, दोनों तो एक ही सवाल लिख दिया मैंने, है ना, कोई नहीं, होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। क्या कह रहा है कि कोई पिंड है 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, मतलब u का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है ना, वह अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचेगी। कहाँ तक पहुंचेगी वही हमें बताना है। ठीक है, देखिए एक सूत्र आपको पता होगा, वो क्या है, v² बराबर u² प्लस 2gh। ठीक है ना, यहाँ पे एक बात आप याद रखिए कि जब भी आपको वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तो g का आप मान जो है ना वो माइनस मिलेंगे। ठीक है, g का मान माइनस मिलेंगे। जब भी ऐसा बोलेगा कि वस्तु कोई है ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो g का मान कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, b का मान हमसे पूछा है, u का मान आपको 0 दिया है प्लस 2, g का मान दिया इसमें, सॉरी 0 थोड़ी है, 10 है इसका मान यार, g का मान नहीं दिया, तो g का मान कितना ले लेंगे हम, g का मान 10 ले लीजिए। ठीक है, 10, क्योंकि g का मान 9.8 होता है ना, लेकिन हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है ना g का मान। ठीक है, और h कितना है आपका, h तो दिया नहीं है आपका, है ना, ऊंचाई तक पहुंचेगी। यहाँ पे भी आपको 0 दिया है। ठीक है, ये तो इस सवाल का भी आपको कितना दिया है, 0 दिया है, क्योंकि जब कोई आप वस्तु फेंकेंगे अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी तो पहले वो जहाँ तक जा सकती वहाँ जाके पहले तो हल्का रुकेगी। ठीक है ना, उसके बाद वो नीचे आना शुरू होगी। तो नीचे से जब आप फेंकें तो यू वेग से फेंकें। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे जाके उसकी ऊपर जाने की शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ पे वो कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, 1 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकेगा, है ना, उसके बाद नीचे आएगा। तो जो 1 सेकंड के लिए रुका है वही आपका भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो वेग है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो चल ही नहीं रहा है ना, वो तो रुका हुआ है, तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर 100 माइनस 20h। ठीक है ना, 100 को इधर भेज दे तो ये -100 हो जाएगा, बराबर -20h। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 20 से 5 100, तो h का मान कितना हो गया 5। तो कितने ऊंचाई तक जाएगा, 5 मीटर की ऊंचाई तक वो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, बस इसमें मान को देख के आपको सूत्र डिसाइड करना है कि किसमें जो पूछा गया है वो भी है और उसके अलावा जो दिया गया है वो भी है। ठीक है ना, इसमें भी दिया गया था, u भी दिया गया था, g भी दिया गया था, h निकालना था, हमने निकाल दिया। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है। एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड, 5 सेकेंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग कितना होगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा आपका, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इसमें देखिए आपको क्या दिया है कि इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 सेकेंड बाद इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है ना। तो हमें पहले तो त्वरण निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि t भी हमें 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, u भी हमारा कितना दिया है, u हमारा दिया है आपका, इसका वेग 10 मीटर पर कितना दिया है आपका, u जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। ठीक है ना, ठीक है, v निकालना ही है हमें, ए निकालना है, u दिया है, t दिया है, a निकालना है। ठीक है, तो एक त्वरण बराबर क्या होता है आपका, त्वरण बराबर होगा डेल्टा v अपन डेल्टा t, माने विस्थापन परिवर्तन के ये क्या है, वेग परिवर्तन बटा में समय। ठीक है, तो वेग परिवर्तन क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है ना। तो 20 माइनस 10 कर देंगे, समय क्या है आपका 5, तो ये 10 हो गया, नीचे क्या है 5, तो आपका एक कितना हो गया 2। ठीक है, ये कितना हो गया 2। तो अब सिंपली करना क्या है, यहाँ पे भी निकालना है हमें, ए दिया है, सॉरी यू दिया है, ए हमने 2 निकाला, और टी भी कितना दिया है आपका 2 दिया। ठीक है, 2 दूनी का 4, 14। ठीक है, 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को हटा दीजिए, है ना, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है ना, थोड़ा सा देख के बस इसे समझना है ना, कुछ करना नहीं है इसमें। कह रहा है कि एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग इतना था। ठीक है, 5 सेकेंड बाद इसका वेग इतना हो गया, तो त्वरण का मान कितना है, वेग परिवर्तन बटा में समय, यही है ना। तो पहले आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, बाद में आपका 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ, यही तो निकालने का सूत्र है ना। तो हमने कर दिया, 5 सेकंड बाद इतना हो गया, तो हमने निकाल दिया। ये कितना हुआ आपका 2, यू दिया ही है 10 मीटर प्रति सेकंड, टी आपका 5 सेकंड दिया ही है, 2 सेकंड पूर्व इसका वेग कितना होगा, सॉरी, हाँ टी तो 2 ही लिया है ना, टी यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये तो इसके लिए था ना, टी वेग परिवर्तन के लिए। ठीक है, टी आपका 2 सेकंड पूर्व का पूछ रहा है, तो 2 सेकंड यहाँ पे रख के हमने भी निकाल लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें, है ना, ये भी हो गया। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, अब यहाँ पे जो मेन काम है आपका ना, वो शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, कुछ मेन सूत्र आपको बता देता हूँ, है ना। उसी सूत्र पे कह लीजिए कि वैसे ही जो है आपके वो सवाल आएंगे। ठीक है, क्या क्या है वो देखिए, वो है आपका कि जब, पहला पॉइंट लिखिए, जब त्वरण क्या हो, जब त्वरण धनात्मक हो, त्वरण की दिशा वेग की दिशा के अनुदिश हो। ठीक है ना, जब त्वरण धनात्मक हो तथा त्वरण की दिशा वेग की दिशा के अनुदिश हो। ठीक है ना, अनुदिश हो तब हम किस समीकरण का यूज़ करेंगे, समीकरण में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। इतना याद रखिए कि जब त्वरण धनात्मक हो तो जो हमारा पहला सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, यानी प्लस लेंगे। ठीक है ना, धनात्मक रहेगा तो प्लस लेंगे,
दूसरा सूत्र है हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तीसरा सूत्र है हमारा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये 3 सूत्र है आपका मेन, ठीक है ना। अगर कोई भी सवाल आता है जिसमें त्वरण धनात्मक होता है तथा दिशा आपकी अनुदिश हो वेग के, ठीक है ना, तो इन्हीं तीनों में सूत्र में से कोई एक सूत्र लगेगा, ठीक है। ये ट्रिक होता है ताकि पता कर ले कि भाई कौन सा सूत्र लगाएं, ठीक है ना। तो इन सूत्रों में से कैसे हमें पता चलेगा कौन सा सूत्र लगाना है। अगर किसी में ए पूछे, एस दिया है, यू दिया है, भी दिया है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, है ना। टी पूछेगा तो ये वाला लगेगा, ठीक है। मतलब इसी तरह से देखना है इसे, ठीक है। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब धनात्मक ये ऋणात्मक हो जाए, पहला तो ये धनात्मक वाला हो गया, जब त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ वहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है। कोई और कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। ये समीकरण का है, समझ में आया ना। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है आपका, दूसरी चीज़ देखिए, जब वेग क्या हो आपका, जब वेग जी के अनुदिश हो, मतलब जी के साथ हो ना, जी के अनुदिश मतलब जी की दिशा में हो। कहने का मतलब है कि जी बराबर प्लस जी, ठीक है। अगर ऐसा हो तब कौन कौन सा सूत्र हम यूज करेंगे, तब हम लेंगे भी बराबर यू प्लस ए की जगह पे जी रख देंगे, ठीक है। ए की जगह यहाँ हमने ए लिया था ना, अगर जी दिया हो, ठीक है ना, जी दिया हो तो ए की जगह पे हम जी रख देंगे, ठीक है। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, ठीक है। ये और है आपका, जब जी देगा ना तो आपको ऊंचाई पूछेगा, ठीक है। जब जी देगा तो आपको दूरी नहीं पूछेगा, एस नहीं पूछेगा, है ना। जी का मतलब कि कितने ऊंचाई तक गया है, वही है ना। तो जी जब भी देगा तो वहाँ पे आपको ऊंचाई पूछेगा, तो दूरी की जगह पे हमें ऊंचाई लिख देना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद करते रहिए, है ना। UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर माइनस होता, ठीक है, अगर जी माइनस होता तो जहाँ जहाँ प्लस लगाए वहाँ वहाँ आपका क्या लगता, माइनस लगता, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। और जब कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब बीच में जो रहेगा वो माइनस लग जाएगा, है ना। और नीचे की तरफ फेंकी जाए अगर तो जी प्लस होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये सूत्र दोनों आप देख लें, ठीक है ना। आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से इस सूत्र का यूज़ करना है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको खुद माइंड चलाना है कि कौन सा सूत्र आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, देखिए अगला है आपका कि सूत्र पहले तो आपको एक पता होगा, जो बेसिक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये पता है, ठीक है। पहला सूत्र है, ये एक सूत्र है। दूसरा आपका है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। ये सूत्र आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ये बहुत काम देगा, है ना। तीसरा सूत्र है आपका, अगर औसत चाल पूछे तो क्या करेंगे हम, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए ये पॉलिटेक्निक है, ठीक है ना, इसमें आपको 10th लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, इसीलिए ये सब सूत्र मैं आपको दिमाग में ला रहा हूँ, है ना। ज़्यादा उतना कुछ हार्ड पूछेगा नहीं। अगर वहीं आपका बोल दे औसत वेग क्या है, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है।
कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, ये हो गया ये सूत्र। ठीक है, एक सूत्र और है आपका जो त्वरण का है। ठीक है ना, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ये सूत्र आपको याद रहेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक है, इसमें ज़्यादा आपके हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता है कि जो 80% होता है वो आपको सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, समझे, 80% आपका सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तथा मीडियम दो मिला के आएंगे। ठीक है ना, जो 20% होता है वो आपका हार्ड आता है। ठीक है, तो अगर हमें, क्योंकि इसमें देखिए आपको रैंक 1 लाना तो है नहीं, है ना, कोई जंग मतलब कि सरकारी नौकरी तो है नहीं, इसमें आपको ऐसा करना है कि 1000 के अंडर में आपका रैंक आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए 20% की तरफ हम ध्यान ही क्यों देंगे, हार्ड की तरफ। हम 80% निकाल लें तो 20%, क्योंकि 20% भी उतना ही नंबर का है और 80% भी उतना ही नंबर का है। ठीक है, तो कौन सा निकालना सही रहेगा, 20% वाला 80% वाला, तो 80% वाला। ठीक है, बात समझ में आया। तो जो 80% ईजी और मीडियम मिला के है तो उसे हम देखेंगे, उसके लिए इतना सब बहुत काफ़ी है। ठीक है ना, इतना सब और ये वाला सब काफ़ी है। ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो सब। ठीक है ना, ये सब काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपका नहीं कुछ पूछेगा। ठीक है, अब और क्या बचा है आपका, 1 मिनट थोड़ा सा देख लूँ, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए अब क्वेश्चंस में कराता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो करा देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला है आपका चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं, ये बताना है। ठीक है ना, चाल समय ग्राफ से के ढलान से, ठीक है ना, चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इससे हम ज्ञात करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। चाल समय ग्राफ के ढलान से हम पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, चाल समय ग्राफ के ढलान से क्या ज्ञात करते हैं, हम पिंड का त्वरण ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पहला। अब दूसरा ये आपका प्रश्न कि पिंड का त्वरण शून्य कब होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में टाइम जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि पिंड का त्वरण शून्य कब होगा, यदि पिंड की चाल सॉरी कह रहा है कि पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ क्या हो। कहने का मतलब है कि पिंड का त्वरण शून्य कब होगा, तो शून्य तब होगा जब आपका समय अक्ष के समांतर रेखा हो। ठीक है ना, समय अक्ष के समांतर रेखा हो, तब जाके आपका जो त्वरण है वो चाल समय ग्राफ में शून्य होगा। ठीक है ना, इसमें त्वरण शून्य कब होगा, त्वरण शून्य तब होगा जब आपका समय अक्ष के समांतर रेखा हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जो है एक सवाल और है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। कोई भी वस्तु जब समान वेग से चलती है ना, याद कर लीजिए कि कोई भी वस्तु अगर समान वेग से गति करती है, ठीक है, तो उसका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई कोई भी समान कोई भी वस्तु अगर समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए और क्या है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, सॉरी ये रहने दीजिए। ठीक है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और मेरे ख्याल से
कुछ है नहीं, ठीक है ना, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने जो 20-25 थे इम्पोर्टेंट वो मैंने करा ही दिया है ना, तो और कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है, ठीक है ना, और कुछ इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। एक बार ये सूत्र देख लीजिए, ठीक है ना, इतना सूत्र आपके दिमाग में रहेगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वाला, ठीक है, और ये वाला, सॉरी ये वाला जो आपके सूत्र है ना, ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन भी और सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है, और कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।